हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने KVS TGT PGT हरियाणा स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू करवा रखी है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, काफ़ी वीडियो हमने पहले भी डाली है। वितान भाग 1, वितान भाग 2 की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और कुछ पार्ट हमने व्याकरण का भी डाला हुआ है। ठीक है बेटा, कुछ पार्ट हमने व्याकरण का भी डाला, वो भी आप जाकर वीडियो की इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है आरओ भाग 1 यानी 11वीं क्लास का जीवन परिचय, वो हम शुरू करने वाले हैं। और हमने जिसको कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस में भी कंफ्यूज है कि हरियाणा स्क्रीनिंग में कौन सा सिलेबस है और KVS का कौन सा सिलेबस है। तो इस सिलेबस में बेटा इस पाठ्यक्रम में क्या समानता है, क्या असमानता है, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। अगर वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, जिसको सस्पेंस है। और अब आगे की बात हम कर लेते हैं। देखिए, हमने अभी हम इसमें आरओ भाग 1 की शुरुआत करेंगे, जीवन परिचय करेंगे एक साथ, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी रही पाठ की बात, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर टाइम बचता तो हम वो भी करेंगे, लेकिन वो आप खुद पढ़ ले तो ठीक रहेगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और इसका जीवन परिचय कर लेंगे, ठीक है। और व्याकरण वाला भी और जनसंचार अभिव्यक्ति की भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चले अब शुरुआत करते हैं। देखिए, साहित्य, यहाँ देखिए कोटेशन क्या लिखी, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यानी देखिए, साहित्य में वो जादू है जो हर एक में, चाहे निर्जीव हो सजीव हो, सब में जान ला देता है। चाहे वो ईंट पत्थर हो, चाहे पशु हो, और चाहे पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो। देखिए, आपने के देखिए बहुत सारी कविता बेलों पर लिखी गई हैं, नदियों पर लिखी गई हैं, किसी पर भी कविता बन सकती है। पहाड़ों पर, समुद्रों पर, पर्वतों पर, किसी पर भी कविता बन सकती है। तो हर एक इसमें जीवन जिंदगी ला देती है। देखिए, प्रेमचंद से आप सभी अछूते नहीं रहे हैं। यानी प्रेमचंद को ऐसा नहीं है किसी ने छुआ तक नहीं हो, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को, सबको नॉलेज है। और ऐसा ही हिंदी का कोई ऐसा पेपर ना बना हो जिसमें प्रेमचंद के बारे में ना पूछा जाए। प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल को आप अवश्य याद कर लें, और ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है और इनका साहित्य में बड़ा योगदान है, चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो, चाहे कहानी, उपन्यास, नाटक, कुछ भी हो। तो यहाँ हम प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे, जिसे कहानी सम्राट कहा जाता है। तो प्रेमचंद्र का जन्म, इसका मूल नाम था धनपत राय, ठीक है। देखिए बेटा, NCERT में ये छोटे बच्चों की दृष्टि से बनाई गई है, 11वीं की है, लेकिन हम सिर्फ इसमें की चर्चा नहीं करेंगे। हमें उस सिलेबस में साफ साफ लिखा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक का, यानी स्नातकोत्तर यानी MA लेवल तक के स्तर तक का आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे इससे एक्स्ट्रा नॉलेज, यानी जो लिखा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके साथ हम बाकी पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय था। ये उर्दू में क्या लिखते थे, नवाब राय लिखते थे। यानी उर्दू में कविता नवाब राय के नाम से लिखते थे, मूल नाम धनपत राय था, और बाद में ये हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। और इनका जन्म हुआ था 1880 लम्हे नामक गांव में, और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, यानी उत्तर प्रदेश के राज्य के थे ये। तो देखिए बेटा, मैं एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए मैं हर एक चीज़ आपको जो स्क्रीन पर दिखाई देती है वो सब ना ही तो इतना लिखा जाता है, और ये मैंने PDF लिए। वैसे भी अगर मैं लिख कर पढ़ाती हूँ तो हर एक चीज़ लिखी नहीं जाती है। हमारे साथ समय की भी अपनी सीमा होती है, तो हमें सीमा में बंद कर कार्य करना होता है। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो कुछ बातें ऐसे हैं जो मौखिक रूप से मैं बताती हूँ। तो वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से सुने। जितना आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तन्मयता से सुनेंगे, तो बहुत सारी बातें ऐसी
हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं जब मैं बोलकर बताती हूँ तो उसको आप ध्यान से सुने, ना कि सिर्फ स्क्रीन पर देखते देखते रहें। आप ध्यान से सुनोगे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलकर बताती हूँ। और जल्दी ही हम इस पर चर्चा करेंगे कि केवीएस में, हरियाणा स्क्रीन में कहाँ से पेपर, जो हमारा अनुमान, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं इस दावा नहीं कर रही हूँ, अनुमान हमारा कहाँ से रहेगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं। जल्दी मैं इस विषय पर भी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए इनकी रचनाएं है। प्रमुख 1880 में इनका जन्म हो गया था। और फिर इनकी सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि। तो बेटा देखिए सेवा सदन इनका आया था 1918 में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि जो हमारे 18 साल की जो उम्र होती है वह हमारी सेवा करने के लायक हो जाती है, यानी हमें भारत के या किसी भी देश के नागरिक बन जाते हैं, जिसमें हमें नागरिकता मिल जाती है 18 साल की उम्र में। फिर आता है वरदान। तो हम 21 साल के हो जाते हैं, तो यानी 21 साल तक पूर्णतः तो हमारे घर वाले सोचते हैं, अब इनको यानी माँ बाप होते हैं वो वरदान दे देते हैं कि 18 में तो उन्होंने सेवा करने की शुरुआत कर दी, यानी नागरिकता मिल गई। फिर वरदान यानी 21 साल की उम्र आपकी शादी की हो जाती है, अब गृह गृहस्थी बनाने, क्योंकि संविधान में भी दिया गया है कि जो है 21 साल में लड़के की शादी में, मतलब 21 साल तक लड़की की शादी अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे कोई मजबूरी भी नहीं है। अच्छा अब आते हैं, इसके बाद सेवा सदन हो गया हमारा, वरदान हो गया, अब है हमारा रंगभूमि। रंगभूमि बेटा 1925 में आया था। फिर निर्मला है, गबन है, काकल्प है। गबन है 1931 में आया था हमारा, ठीक है। और हमारा जो कर्म भूमि था 1932 में। और फिर है गोदान। गोदान देखें इनका जो है, गोदान इनका अंतिम उपन्यास था, यानी गोदान था ये अंतिम उपन्यास था। ये सारे भाई उपन्यास हैं, ये याद रखने में। कभी आपसे ये विधा पूछ ले ये क्या है, तो ये सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे क्या है, उपन्यास हैं। कौन सी कहानी है, कौन सी उपन्यास है, ये भी आपको याद करना है। फिर देखिए कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का मतलब होता है बहुत सारी कहानियाँ उसमें इकट्ठी हो। कहानी का मतलब एक कहानी, और कहानी संग्रह का मतलब बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी, यानी 2 से ज़्यादा कहानियाँ इकट्ठी हो। इसमें सोजे वतन, मानसरोवर, जो मानसरोवर में है, इनकी कहानियाँ संकलित की गई थी, जो 8 खंडों में विभाजित था, यानी बांटा हुआ था। और गुप्त धन, ये कहानी संग्रह। सोजे वतन को इन्होंने, ऐसा आता है कि कौन ही कहानी वो है, सोजे वतन को जिसे जब्त कर लिया गया, तो सोजे वतन है जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको जब्त कर लिया था, सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि सोजे वतन में उन्होंने देशभक्ति के बारे में काफ़ी लिखा था, और जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ भी इन्होंने लिखा था, इसलिए सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। फिर है मानसरोवर, 8 खंड में है। ये आ जाता है कि मानसरोवर कितने भागों में है, तो आप कहेंगे 8 भागों में है। फिर है गुप्त धन, ये कहानी संग्रह है। फिर आता है हमारा करबला, और फिर आता है संग्राम। फिर है प्रेम की देवी, ये क्या है, नाटक है भाई। करबला है, संग्राम है, प्रेम की देवी है, ये नाटक है। कुछ विचार और विविध प्रसंग, निबंध संग्रह है, तो निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। तो देखिए अगर हम देखा जाए, इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। कहीं पर आपको 300 मिल जाएंगी, कहीं 350 मिलेंगी, तो आप ऑप्शन के अनुसार देख लेना। लेकिन इतना तो तय है कि इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, यानी 300 प्लस कहानियाँ लिखी हैं। 300 से कम नहीं पाएगा, या तो 300 ऑप्शन में पाएगा, 350, तो मतलब ये 300 प्लस आप याद कर लेना, 300। फिर इनकी जो अंतिम कहानी पूछ ली जाती है, इनकी अंतिम कहानी है कफन है, जो 1936 में, जो इनकी मृत्यु के पास इन्होंने लिखी थी, कफन 1936 में। फिर देखिए बेटा आ जाती इनकी वैसे इनकी कहानी है सोत 1915 में, जो हिंदी प्रेमचंद्र की पहली कहानी थी। प्रेमचंद की सोत कहानी 3 की पहली कहानी थी, जो 1915 में आई थी। लेकिन कई बार क्या होता है, सोत ऑप्शन में नहीं दिया जाता है,
तो इनकी पंच परमेश्वर कहानी दे दी जाती है, जो भी प्रथम कहानी मानी जाती है। अगर सोत है तो आप सोत लगाओगे, लेकिन पंच परमेश्वर है जो 1916 में, सोत आई थी 1915 में और ये आई थी पंच परमेश्वर 1916 में। तो इनकी पंच परमेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, मतलब इन्होंने लिखी थी। अब इनकी अभी देखिए, एक बार देख लेते हैं। हिंदी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर के रूप में माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर में बचपन अभाव में बीता, ये इनका बचपन गरीबी में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी न होने के कारण मतलब काफ़ी पारिवारिक समस्याओं का सामना करना, बीए तक की पढ़ाई इन्होंने जैसे तैसे पूरी की। फिर अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए उन्होंने नौकरी करनी पड़ी। यानी वो चाहते थे कि अंग्रेजी में एमए करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब जो पैसों का काफ़ी अभाव था, इसलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी मिली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेते थे और लेखन कार्य भी अपना करते थे। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे और इस तरह से उन्होंने यथार्थ और आदर्श दोनों पर लिखा। देखिए बात इनकी है ना, इनकी 2 शादियाँ हुई थी प्रेमचंद की। तो पहली शादी क्या हो, इनकी अनमेल विवाह पर इन्होंने काफ़ी लिखा है। तो इनकी जो निर्मला है उसमें अनमेल विवाह की जैसी और दहेज प्रथा, अनमेल विवाह जैसी समस्याओं को उन्होंने उठाया है। तो इन्होंने खुद अनमेल विवाह को भोगा था। भी इनकी बचपन में शादी कर दी गई थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। और फिर इनकी दूसरी शादी हुई थी जो शिवरानी के साथ हुई, वो काफ़ी पढ़ी लिखी औरत थी। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जिससे इसमें नहीं है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएट तक का पूछ लिया जाता है। वैसे आपकी मर्जी, आप इतना पढ़ो तो इतना पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है और मेरी राय ये रही कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक वो कभी तो करना ही है। जो एनसीईआरटी में दिए गए ना, कम से कम वो कभी तो डीप से गहराई से पढ़ो उनको, तो क्योंकि वहाँ एमए लेवल तक का पूछ लिया जाएगा। तो शिवरानी ने इन्होंने लिखी है, इनका जो है इनकी जीवनी लिखी है शिवरानी ने, जो इनकी पत्नी है, दूसरी पत्नी थी, और उनका प्रेमचंद घर में, जीवनी का नाम है प्रेमचंद घर में, ठीक है। और ये इनकी दूसरी पत्नी थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने, दोनों ने, इनकी पत्नी ने भाग लिया था। यानी वो भी आज़ादी के लिए लड़ रही थी इनके साथ। फिर देखो बेटा, इनकी जीवनी, 2 जीवनी इनकी, और इनकी कुल 3 जीवनी लिखी गई है। दूसरी जीवनी है इनकी कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही, इनके बेटे का नाम है अमृत राय, उसने लिखी थी कलम का सिपाही, अमृत राय ने। फिर उसके बाद है बेटा कलम का मजदूर। अंतर जान लीजिए, कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर मदन गोपाल, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कलम का मजदूर में से, मजदूर में से मदन गोपाल, ठीक है। या फिर ऐसे याद नहीं रहता, वैसे तो यही उचित रहेगा, या फिर कॉमन सेंस भी याद कर सकते भी, सिपाही होगा कलम का सिपाही, तो अपना बेटा ही अपने बाप को सिपाही बोलता है, योद्धा बोलता है, और जो मजदूर है, बाकी जो संसार है वो मजदूर बोलता है। तो मदन गोपाल कोई अन्य कवि थे, अन्य लेखक थे। और जो अमृत राय थे, इनके बेटे का नाम अमृत राय था, उन्होंने सिपाही नाम से लिखा है इनकी जीवनी। और जो मजदूर है वो मदन गोपाल ने लिखी, कलम का मजदूर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के में कहानी, उपन्यास विधा का उन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। और काल विभाजन में प्रेमचंद को केंद्र मानकर जो उपन्यास की जो कहानी, उपन्यास का जो काल विभाजन है वो प्रेमचंद को ही केंद्र मानकर कर लिया गया है। देखो आपने पढ़ा है बेटा, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद पूर्व युग मतलब प्रेमचंद के जन्म से, मतलब लिखने से पहले का युग। और फिर है प्रेमचंद युग, जो प्रेमचंद के जो साथ के जो लेखक थे वो भी, और प्रेमचंद भी। और चंदोत्तर युग, नहीं प्रेमचंद के बाद का युग। तो ये 3 भागों में उपन्यास को बांटा गया है। प्रेमचंद के निर्वाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रस्तुत है प्रेमचंद पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले
धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। देखिए, कहने का अभिप्राय है कि प्रेमचंद ने कल्पना पर नहीं लिखा, उन्होंने यथार्थ और आदर्श पर लिखा है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो आदर्शवादी लेखक थे, यथार्थवादी लेखक थे, कल्पनावादी थे, तो ऐसे ऑप्शन में आएगा। तो आप लिखोगे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। यानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी का मतलब होता है कि जैसे कहानियाँ, जो उपन्यास, नाटक, विधा, निबंध जो भी इन्होंने लिखे वो यथार्थ यानी सत्य पर तो आधारित होता था, अपने आसपास की घटनाओं के बारे में लिखते थे, लेकिन बेटा उनके में आदर्श भी होता था। यानी जो कहानी का अंत होता था, किसी भी नाटक का अंत होता था, तो वो बुराई से शुरू होकर या मतलब कि बीच में संघर्ष होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, लास्ट में जो है विजय दिखाई गई थी कि आदर्श की ओर, आदर्श की विजय दिखाई गई थी यथार्थ में। तो इस तरह से भी इन्होंने लिखा है। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी ये लेखक थे। ये इतना जरूर याद करें कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर उन्हें किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़े रहे। उनकी हिंदुस्तानी का मतलब होता है, जैसे एक हिंदी होता है एक हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी भाषा होती है जिसमें हिंदी प्लस में उर्दू, हिंदी और प्लस में हम उर्दू मिला लेते हैं तो हिंदुस्तानी भाषा बन जाती है। और हिंदी केवल हिंदी होती है, लेकिन हिंदी और प्लस में उर्दू को हम मिला दें तो हिंदुस्तानी भाषा बन जाती है। तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग गुरुमान्यत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार में लगातार विकास पंच परमेश्वर इन्हें बताया था मैंने 1916 में लिखी गई थी, कहानी थी इनकी। सेवा सदन बेटा 1918 में लिखा गया उपन्यास है। सेवा सदन, ध्यान रखिए, पंच परमेश्वर कहानी है और सेवा सदन क्या है, इनका उपन्यास है। के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन को आधार बनाकर यथार्थ कल्पना के अग्रदूत के सामने आए। तो देखिए, पहले तो क्या यानी शुरुआत तो क्या की थी, कल्पना से की थी और संयोग रोमानियत से की थी, लेकिन धीरे धीरे अंतिम लास्ट में जाकर ये यथार्थ पर लिखने लगे थे। और यथार्थवाद के भीतर भी यानी यथार्थ के साथ साथ ये लिखा हुआ है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से और आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यानी पहले तो लिखी उन्होंने कल्पना पर, फिर यथार्थ आ गए और लास्ट में अंतिम बार ये आदर्शोन्मुखी और यथार्थवाद के रूप में प्रकट हुए लेखक के रूप में। फिर देखिए बेटा, सेवा सदन, प्रेमा समाधि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा कहानी ऐसी है ऐसी। उनके बाद देखिए जो नमक का दरोगा है इसमें दिया गया है, इसमें क्या है, नमक का दरोगा, पहले तो ये देखिए नमक का दरोगा 1914 में लिखी, यानी नमक को दरोगा 1914 में लिखा, कहीं बेटा 1913 भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1914 है, इसके जो है इनका लेखन 1914 में क्या था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। लेकिन किसी किसी बुक में बेटा नमक का दरोगा 1913 भी मिलेगा, लेकिन आप क्या है 1914 निशान लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ये समय दिया गया है। तो देखिए नमक का दरोगा में किस प्रकार से एक जो है नमक का दरोगा, यानी दरोगा मतलब जो है ये जिसको आप इंस्पेक्टर बोलते हो, यानी कुछ भी लगा लो आप, इस मान ली सिपाही, इसमें जो इसके पद पे था, यानी पुलिस के जो उम्र में कार्यरत था, तो उसमें क्या है कि जो नमक का जो व्यापारी है लोपदिन उसे खरीदना चाहता है, लेकिन वो आदर्शवादी है और यथार्थवादी, वो है ना किसी भी कीमत पर जो है अपने इस आदर्श से समझौता नहीं करता है। और लास्ट में देखिए उसका हृदय परिवर्तन होता है नमक का जो नमक के व्यापारी का, और उसे उसकी तारीफ भी करता है और उसे नौकरी भी देता है। तो इस प्रकार से आदर्श जो है एक मतलब कि एक कपटी इंसान है, एक रिश्वतखोर है, लास्ट में और जो है बदल कर एक किस तरह आदर्शवादी अपने गुणों को अपना लेता है। नहीं असत्य की सत्य पर जीत, इस तरह की कहानियाँ मिलेगी। या फिर कपटी जो दुर्त होगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। किसी तरह से लगा लो लास्ट में जो अंतिम जो निर्णय निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। गोदान उपन्यास, देखिए गोदान इनका अंतिम उपन्यास है। पुस की रात, कफन आदि कहानियाँ सुंदर उदाहरण है। तो जो है देखिए गोदान है, पुस की रात है, कफन है, ये यथार्थ पर लिखी हुई कहानियाँ हैं। पुस की रात, कफन में एक कितनी कठोर यथार्थवाद दिखाया गया है, जो है काफ़ी जो है संघर्ष
कहने का अभिप्राय ये है कि काफ़ी उसमें बुराई है समाज में, किस तरह से भाई आपने सब कुछ भूल कर वो। तो यहाँ पर हमारे जो है प्रेमचंद पूरा होता है। देखिए बेटा काफ़ी ऐसा है जो और भी छूट जाता है। प्रेमचंद बहुत लंबा चौड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। और एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर प्रेमचंद कभी भी बहुत लंबा चौड़ा, कभी भी कंप्लीट नामुमकिन जैसी बात मेरे को लग रही है। लेकिन बेटा एक बार 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेना, इतना ही काफ़ी रहेगा। और चाहते हो तो और भी आप बहुत सी जानकारी प्रेमचंद के बारे में ले सकते हो, और वीडियो को 2-3 बार अवश्य सुन लेना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ एक बार हम सरसरी निगाहों से इसे फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय लिखते थे। मृत्यु कब हुई थी? 1936 में हुई थी। फिर क्या है, इन्होंने 300 के आसपास कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, 300 से मतलब ज़्यादा ही, कम मत करना, कहीं 350 मिलेंगी, कहीं 300 मिलेंगी। ठीक है, तो ये प्रेमाश्रम, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान, ये उनके उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्त धन कहानी संग्रह, करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार कुछ निबंध संग्रह है। ठीक है, तो ये बेटा उन्होंने फिर ये पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद क्या यथार्थवादी थे, काल्पनिक थे, ये इस तरह से। और ये लेकिन ये आएगा, इसका आंसर ये रहेगा, ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। देखो यहाँ पर लिखा गया है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ये जो है लेखक थी। ठीक है, उन्होंने आदर्श पर भी लिखा है, और जो इनकी कहानियों का अंत में उपन्यास यानी जो भी लिखी इनकी रचनाओं का अंत आदर्श की विजय दिखाई गई, यानी आदर्शों की विजय दिखाई गई है। ठीक है, और इनके बारे में काफ़ी जीवनी भी है, 3 की 3 है, जो है कलम का मजदूर है मदन गोपाल की, कलम का सिपाही है अमृत राय की, प्रेमचंद घर में है तो शिवरानी जो इनकी पत्नी ने लिखी थी। ठीक है, तो बेटा यहाँ हम प्रेमचंद के बारे में, फिर हमारा दूसरा आता है कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती के बारे में हम पढ़ेंगे। और कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925 को इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कृष्णा सोबती है। अब पहले शब्दों के आलोक में हमें पढ़ क्या लाइन लिखी हुई ये पढ़ लेना। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ठीक है, कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 को गुजरात में पश्चिमी पंजाब, यानी गुजरात और पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान में इनकी जगह क्या है? वर्तमान में तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में। लेकिन उस समय जब इनका जन्म हुआ 1925 के समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय इनका जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन अब ये जगह पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है। इनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या है? उपन्यास है। जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में, क्या है? कहानी संग्रह है। और हम अस्मत, शब्दों के आलोक, सब चित्र या संस्मरण है। देखिए बेटा ये ध्यान दीजिए, देखिए संस्मरण होता है यानी हमारे जो अतीत में जो यादें होती हैं, मान लीजिए हम कहीं गए और हमने उनकी कहीं गए, यानी हमारे जो पीछे की जो यादें होती हैं उन यादों के बारे में हम लिखते हैं ना, तो उसे संस्मरण बोलते हैं। और शब्द चित्र के मतलब है होता है जैसे कोई चित्र की तरह, यानी कोई तस्वीर की तरह कोई हम लिखते हैं तो वो तस्वीर की तरह हमारे आंखों के सामने छा जाता है, यानी चित्र सा बन जाता है इसके बारे में बिना देखे ही, तो उसे शब्द चित्र कहते हैं। और संस्मरण होता है बेटा जैसे हमारी कुछ पीछे की जो यादें हैं उनके बारे में लिखना, तो उन्होंने लिखा है शब्द चित्र और संस्मरण में हम हसमत शब्दों के आलोक में। ठीक है, तो देखिए बेटा इनका जो फिर हम एक बार देख लेते हैं 1925 18 फरवरी 1925 को गुजरात में इनका जन्म हुआ और अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है।
और इनके उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये 4 क्या उनके उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे में, सूरज के अंधेरे में, ये क्या है कहानी संग्रह है। हम असमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण है। तो देखिए बेटा आप देख लेते हैं इन्हें पुरस्कार और इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1925 में तो क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, वर्तमान में पाकिस्तान में, पहले क्या गुजरात में था। और मृत्यु हुई 25 जनवरी 2019 को। मृत्यु कब हुई बेटा, 25 जनवरी 2019 को, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म 1925 को हुआ था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनके पुरस्कार है साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी, 72 सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। साहित्य अकादमी सम्मान मिला इनको, फिर अकादमी का सलाहकार सम्मान मिला, फिर साहित्य अकादमी की 72 सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। पर आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान वे मानते हैं कम से कम लिखना, विशिष्ट लिखना, यही कारण है कि उन्होंने सीमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता में एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। देखिए उनका ये, उन्होंने लिखा बहुत कम है, लेकिन जितना भी लिखा है अच्छा लिखा है, विशिष्ट लिखा है। और उनका ये मानना है कि जितना भी लिखो साफ सुथरा लिखो और अच्छा लिखो, ठीक है। अनेक उपन्यास, लंबी कहानियाँ, संस्मरणों, हिंदी के साहित्यिक उपन्यास में अपनी दीर्घ उपस्थिति सुनिश्चित की। हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों। देखिए भाई इन्होंने कई ऐसे यादगार जो है कहानियाँ और ये लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और ऐसे चरित्र दिए, यानी जैसे कहानियों के जो बोलते हैं ना पात्र ऐसे हैं जिनको हम बहुत याद करते हैं। यानी अच्छी खासी इन्होंने करैक्टर लिखा है, उनका चरित्र अच्छा वर्णन किया है, जैसे मित्रों है, सहानी है, असमत है आदि, ठीक है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी उपन्यास रचनाएं लिखी उनमें से कृष्णा सोबती पहली कतार में है। देखिए बेटा जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन में जो लिखे थे ना, जितने भी लेखकों ने लिखे हैं, भारत और पाकिस्तान के समय कैसी परिस्थितियां हो गई थी, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, लोग एक दूसरे को किस तरह, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काट रहे थे और रहना दुबर, खाना पीना सब दुबर हो गया था और कितनी जो है विपरीत परिस्थितियाँ थी, बड़ा संघर्ष उस समय चला हुआ था। तो इनके बारे में कृष्णा सोबती ने लिखा है। और ये मैं ये कहूँगी कि मैं क्या, कोई भी पढ़ने वाला ये कहेगा कि उनका नाम पहली कतार में है, बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, यशपाल ने जो झूठा सच है, ये कई बार पूछा गया कि यशपाल का जो झूठा सच है वो किस कहानी यानी किस परिस्थिति के बारे में है, किस दशा के बारे में, तो ये भारत पाक विभाजन के बारे में है। आगे देखिए बेटा राय मासूम रज्जा ने उन्होंने भी भारत पाकिस्तान विभाजन पे लिखा है, तो उनका है राय मासूम रज्जा का आधा गांव, और यशपाल का है झूठा सच, भीष्म साहनी का है तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो ये सारे देखिए भाई इनको जरूर याद रखें। जैसे यशपाल का झूठा सच हो गया, राय मासूम रज्जा का आधा गांव हो गया, तमस भीष्म साहनी का तमस हो गया, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो ये चारों क्या है, भारत पाक विभाजन पर लिखी गई रचनाएं हैं, तो इन्हें आप अवश्य याद कर लें। तो अब चलते हैं संस्मरण के क्षेत्र में। हम असमत शीर्षक से उनकी कृति विशिष्ट स्थान है। अब उनकी कृति है, उनकी रचना है हम असमत, और इनका भी विशिष्ट स्थान था। और हम असमत किसने लिखी थी, कृष्णा सोबती ने, जिसमें उन्होंने एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में असमत नामक चरित्र का सर्जन एक अद्भुत प्रयोग उदाहरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। असमत नामक चरित्र है, यानी असमत नामक नायक है हम असमत में, उनका काफ़ी जो है गुणगान यानी अच्छा जो है करैक्टर उन्होंने प्रस्तुत किया। कृष्णा जी के भाषिक प्रविधता है, हिंदी की कथा में एक विलक्षण ताजगी दी गई, संस्कृत निष्ठ उर्दू बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब उनकी रचना में मौजूद है।
यानी भाई उन्हें संस्कृत ने शब्दों का प्रयोग किया है, पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग किया है। मियां नसरुद्दीन, जो मियां नसरुद्दीन है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में क्या है माहिर थे, और उन्होंने जो अपने पूर्वजों से किस प्रकार से 56 प्रकार की रोटियां बनाना सीखा और उन्हें अपने व्यवसाय के रूप में यानी आजीविका के रूप में जिन्हें अपनाया। तो जो ये हमसमत नामक संग्रह से लिया गया है मियां नसरुद्दीन, यानी हमसमत का एक भाग है मियां नसरुद्दीन। ठीक है बेटा। फिर खानदानी नानबाई, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि, स्वभाव सब चित्र का खींचा गया। मियां नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला, अपने खानदानी महारत बताते हैं। ऐसे इंसानों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे का कला का दर्जा और करके सिखाने का हुनर मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मियां नसरुद्दीन थे वो 56 प्रकार की रोटी बनाने में क्या है माहिर थे, और जो है ना अपने जो पूर्वजों की जो कला है और उन कला को निखार कर और उसके हुनर को निखार कर किस तरह से खानदानी की जो महारत हासिल है, यानी जो अपने खानदान की जो परंपरा है, पूर्वजों की परंपरा है, किस प्रकार से उसे आजीविका में अपनाकर उसे व्यवसाय में अपनाकर आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कृष्णा सोबती और प्रेमचंद 2 लेखक परिचय संपूर्ण होते हैं बेटा। ठीक है। तो ये देखिए कृष्णा सोबती के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था बेटा 18 फरवरी और 1925 गुजरात में, वर्तमान में क्या है पाकिस्तान में है। और इनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, ए लड़की है, समय सरगम, ये चारों क्या है उपन्यास है। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम क्या है उपन्यास है। डार से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में क्या है बेटा कहानी संग्रह है। हम हसमत शब्दों के आलोक में क्या है, आलोक में क्या है बेटा संस्मरण है। ठीक है। और इनकी सम्मान देख लीजिए, साहित्य अकादमी सम्मान है, साहित्य अकादमी सलाहकार सम्मान है, साहित्य अकादमी मेहतर सदस्य, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें से सम्मानित किया गया था। 1925 में इनका जन्म हुआ था और 25 जनवरी 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर इन्होंने मियां नसरुद्दीन के ये भारत पाक विभाजन के बारे में लिखा। जिंदगी नामा में क्या है किसका वर्णन है भारत पाक विभाजन का। और झूठा सच है, यशपाल का झूठा सच है, वो भी भारत पाक विभाजन पर है। राई मासूम रज्जा का आधा गांव है। भीष्म सानी का तमस है, ये भी वही भारत पाक विभाजन के बारे में है। फिर हम असमत जो है ये जो शीर्षक का संग्रह है ये मियां नसरुद्दीन जो है असमत से लिया गया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है मियां नसरुद्दीन किससे लिया गया है, तो हम असमत नामक संग्रह से लिया गया है। और इसके जो इसकी लेखक या लेखिका है ये है कृष्णा सोबती। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारा ये 2 लेखक परिचय कंप्लीट होते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके डाउट का क्लियर करने की कोशिश करूँगी। में क्या क्या योगदान है, एनसीईआरटी में क्या योगदान है जो छोटे बच्चे यानी +2 तक की बुक में। तो देखिए बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। KVS TGT PGT और हरियाणा स्क्रीनिंग की अगर आप बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें बेटा और जितना उसके कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं और आपके ऑल डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ मैं ये पूरा दावा करती हूँ कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे क्योंकि प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। हमारे साहित्य में कितना बड़ा योगदान आप सभी जानते हैं। फिर कृष्णा सोबती के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सत्यजीत राय के बारे में। चलो तो अब शुरुआत करते हैं। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। देखिए ये लिखा गया अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। पटकथा 16 के साक्षात्कार से, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। देखिए बेटा हम पढ़ेंगे सत्यजीत राय, ठीक है।
और ये देखिए, मैं एक बात पहले आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जब भी आप वीडियो देखने बैठे, खासकर मेरी वीडियो में बता देती हूँ, तो जहाँ ये दिया गया एनसीईआरटी में, वहाँ पर जो सिलेबस में किसी बच्चे को सस्पेंस है ना कि ईवीएस का कौन सा सिलेबस होगा, पीजीटी में हरियाणा स्क्रीनिंग का, तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन में इसमें क्या समानता है और क्या असमानता है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। जिन बच्चों के सस्पेंस है उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। और एक बात और बता दूं कि जब भी आप है ना वीडियो देखने बैठे, तो मैं यहाँ इससे काम नहीं चलने वाला बेटा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके इर्द गिर्द बाकी भी करवाती हूँ, तो बाकी को भी आप अपने कॉपी पेन में लिख ले या फिर वीडियो को ना ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो मैं एक एक बात ये बेकार की बेटा नहीं बताती हूँ, एक एक बात आपकी काम की रहने वाली है, एक एक बात में मेरा एक एक प्रश्न बनने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से तर्मिनाते से अंतिम तक समय तक जरूर देखें। तो चलें अब शुरुआत करते हैं। देखिए, जन्म हुआ था सत्यजीत राय का 1921 में हुआ था और कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कहाँ पड़ता है बेटा? पश्चिम बंगाल में, और जो है हमारे भारत में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख फिल्में, इन्होंने जो फिल्में लिखी हैं जो सत्यजीत राय ने, वो देखिए अपराजिता है, अप्पू का संसार है, जलसा घर है, देवी चारुलता है, महानगर है, गोपी गायन है, बाक्य बायन है, पथेर पांचाली है बांग्ला भाषा में, शतरंज के खिलाड़ी है, सदगति है हिंदी में। तो देखिए, ये इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम है सत्यजीत राय की। जन्म हुआ 1921 कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। फिल्म कौन सी है? अपराजिता, अप्पू का संसार, अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाक्य बायन, पथेर पांचाली। अब आपसे पूछ लिया जाएगा पथेर पांचाली जो सत्यजीत राय की जो फिल्म है वो कौन सी भाषा में है? तो बांग्ला में। और जो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति इनकी कौन सी भाषा में? हिंदी में। तो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति जो कहानियां हैं किसकी है बेटा? प्रेमचंद की कहानियां है दोनों जी, इस बात को ध्यान रखना। आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि किस लेखक की कहानियों के बारे में सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है, तो आप कहेंगे शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। और किस लेखक की कहानियां हैं? प्रेमचंद की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे देखिए प्रमुख रचनाएं, अब ये हैं इनकी फिल्में यहाँ, ठीक है। और अब ये क्या है? इनकी रचनाएं। तो ये देखिए इनकी रचनाओं के पढ़ेंगे। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, क्या है? प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जागीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। तो देखिए बेटा, ये होंगे आपके प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जागीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। तो ये इनकी हैं क्या है? रचनाएं हैं। ऊपर क्या है? इनकी फिल्में हैं। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इनकी ये हैं इनके जो है सम्मान है यानी पुरस्कार हैं। फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, ये फ्रांस से भी इन्होंने वो मिला है पुरस्कार जो फ्रांस का है, लेजेंड डी ऑनर। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का महत्वपूर्ण सम्मान। अब देखिए, जो अब कई बार प्रश्न ये भी बन जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दे दें जैसे खेलों में दे दिया, और दे दे शिक्षा में दे दिया, फिल्मों में दे दिया। तो ये देखिए, ये ऑस्कर पुरस्कार है जो फिल्मों का बहुत बड़ा पुरस्कार है जो पूरे जीवन की उपलब्धियों के बारे में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार से भी सत्यजीत राय नवाजे गए थे। फिर भारत रत्न पुरस्कार, इसको तो आप सभी जानते हैं, जो है भारत रत्न पुरस्कार है जो हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और ये भी इनको दिया गया फिल्मी क्षेत्र में। फिर 1992 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब देखना यहाँ से एक बार फिर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1921 में
सत्यजीत राय का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी बेटा, 1992 में मृत्यु हुई थी। फिर क्या है, फिल्में इन्होंने लिखी थी, अपराजिता है, अपू का संसार है, जलसाघर है, देवी चारुलता है, महानगर है, गोपी गायन है, बाके बायन है, पथेर पांचाली है बांग्ला में, शतरंज के खिलाड़ी सदगति हैं जो कि प्रेमचंद की कहानियां हैं हिंदी में ये। फिर बेटा इनकी रचनाएं कौन सी हैं, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का क्या है, किला है, जागीर की जो है स्वर्ण मुद्रा है, बादशाही अंगूठी है आदि। ठीक है, देखिए यहाँ देखा जाए तो इन्होंने सारे राजा महाराजाओं के बारे में जो है रचनाएं लिखी है। प्रोफेसर शंकु के कारनामे को छोड़ दीजिए आप, सोने का किला भी उन्हीं का होता था, मतलब किले बड़े बड़े बनवाते थे। फिर जागीर की स्वर्ण मुद्रा, जागीर जो है वो अकबर का पुत्र था और ये सम्राट था। फिर बादशाही अंगूठी भी इन्हीं से संबंधित है। फिर देखिए अगर ये ध्यान दीजिए, अगर देखिए फिल्में लिखेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार को भी हिंदी में इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, जो फिल्म बाकी तो ने तो इतनी फिल्में नहीं लिखी हैं। और रही बात इसकी तो भारत रत्न इन्हीं को सर्वोच्च सम्मान मिला है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है जो और पुरस्कार होता है। और सन 1992 में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, ये इनके बारे में बाकी जो पढ़ लेते हैं। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्म में सत्यराज अगली कतार में है। निर्देशन में पहली फीचर फिल्म इनकी जो है, पहली फीचर फिल्म कौन सी है बेटा, ये है बांग्ला भाषा में 1955 में। इसका सन याद रख लेना और इनकी भाषा याद रख लेना। कौन सी फिल्म है, पहली फीचर फिल्म है और नाम क्या है, पथेर पांचाली है। भाषा क्या है बेटा, बांग्ला है और 1955 में प्रदर्शित, यानी जो है ये आई थी 1955 में। और भाषा कौन सी है, बांग्ला है। फिल्म का नाम क्या है, पथेर पांचाली है और क्या है, पहली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और उसने अपनी राय एक मिनट, उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी बार शुद्ध में पूछा गया है। उसने अपनी राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्म में अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनकी जो है, इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए बेटा यहाँ लिखा है, इनकी जो है फीचर फिल्मों की कुल संख्या जो है 30 के लगभग है। कितनी है, 30 के लगभग इनकी फीचर फिल्में हैं। पहले इनकी फीचर फिल्म थी पथेर पांचाली, भाषा कौन सी थी, बांग्ला थी, यहाँ लिखा है, और 1955 में प्रदर्शित हुई थी। और 300 माफ़ कीजिए, संख्या लगभग 30 के लगभग थी इनकी। ठीक है, और फिर देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि ये तो क्या है कि बोरिंग वाला है सब्जेक्ट। देखिए बेटा यहाँ से मैं पूरा अपना एनसीईआरटी है ना, केवीएस वहीं से प्रश्न बना रही है। तो पूरा मैं दावा करती हूँ कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इन्हें आप छोड़कर ना जाएं। तो एनसीईआरटी 11वीं की है, 12वीं की है, आरो है, वितान है, भाग 1 भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम जनसंचार जो कि 3rd बुक है, तो उसको आप जरूर पढ़ें। अब भी आपके पेपर में 20 दिन के आसपास बचे हैं, तो पूरी जान लगा दीजिए और एनसीईआरटी की बुकों को ना छोड़ें। ठीक है, ये मैं अपने सिर्फ स्वार्थ की बात नहीं करी। अगर आपको लग रहा है ना कि हम खुद पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी चाहे आप खुद पढ़ लीजिए, अगर आप वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन बेटा एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहीं से प्रश्न बनते हैं। और आपने सिलेबस चेक कर लिया होगा, नहीं चेक किया है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अपनी जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा, वो भी तुलनात्मक रूप से मिलेगा कि हरियाणा स्क्रीनिंग का क्या सिलेबस है, क्या इसमें समानता है, क्या इसमें असमानता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एचटेट पास भी होंगे और वे दोनों पेपर देने वाले होंगे, तो उनका जो है सस्पेंस वहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपसे ये निवेदन है बेटा, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और मैंने ये सीरीज चला रखी है
अब वितान भाग 2 की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी चैप्टर व्याकरण के भी डाले हुए हैं बेटा, वो भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण और बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। देखिए इन्होंने जो है अभी हमने पढ़ा था कि जो है शतरंज के खिलाड़ी है, सदगति है, इन्होंने इन पर फिल्में बनाई है। तो ये शतरंज के खिलाड़ी और सदगति है, ये किस लेखक की जो है कहानियाँ है? तो ये प्रेमचंद की है। तो प्रेमचंद पर इनकी 2 कहानियों पर इन्होंने फिल्म बनाई है, तो प्रेमचंद के बारे में तो ये वो फिल्में बनाएंगे ही। उसके बाद है बांग्ला में इन्होंने लिखा है बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय। बांग्ला भाषा में न तो इन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय पर कहानियाँ लिखी, फिल्में बनाई है, और प्रेमचंद के बारे में हिंदी में इन्होंने फिल्में बनाई हैं। तो फिल्मों के पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन के अलावा बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लेखन काम भी बहुत संगीत के साथ किया है। बच्चों पर भी और किशोरों पर भी जो है फिल्म बनाई है, लेखनी चलाई है, ठीक है। और पशु पक्षियों, जासूसी, रोमांच, ये सब इन पे फिल्में बनाई है। अब यहाँ देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना उसके इसको अच्छी प्रकार आइए। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण। अब आपसे पूछ लिया जाएगा अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण में जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये पथेर पांचाली की जो बुक है, ये कहानी, ये माफ़ कीजिए फिल्में है ना, पथेर पांचाली की, जो हमारी बांग्ला भाषा में है और पहली फीचर फिल्म है। ये अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण यहीं से लिया गया है। तो ये पथेर पांचाली क्या है? फिल्म है, ठीक है। और ये अप्पू के साथ 2.5 साल इनका संस्मरण है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये विधा क्या कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है? तो ये अप्पू के साथ 2.5 साल इनका संस्मरण है और ये पथेर पांचाली फिल्म से लिया गया है। अब देखिए बेटा, काफ़ी वैसे तो पता होगा आपको, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातें, जो नई नई तैयारी करने लगे, उनको छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान रहती है। तो मैं उनके लिए बता दूं, संस्मरण का मतलब होता है जो हमारे अतीत की, यानी जो हमारे अतीत की यादें होती हैं ना, जब वो याद संस्मरण यानी पीछे की जो यादें होती हैं उन पर हम कहानी लिख देते हैं, नाटक लिख देते हैं, तो ये इनको है ना संस्मरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने संस्मरण लिखा है अपना, और पथेर पांचाली फिल्म के बारे में लिखा है। तो बाकी इसमें जो है इस पाठ ये जो उन्हें लिखी है, तो इनकी बारे में ये है कि बहुत ही मतलब कि 2.5 साल में इन्होंने जो फिल्म बनाई थी पथेर पांचाली, तो उसमें कैसे पैसों का अभाव रहा है, बीच बीच में फिल्में रुकी है, फिर फिल्म रिलीज नहीं हुई क्योंकि पैसे नहीं थे, बहुत सारी मौसम संबंधी जो है कठिनाई आई, फिर जो है चरित्र जो है कि जो इनके जो करैक्टर थे फिल्म में उनसे संबंधित है कि वो उस बहुत सारी परेशानी आई, वो सारी परेशानी इसमें लिखी गई है, कैसे पैसों के अभाव में जूझते हुए और अंतिम तक इन्होंने अपनी फिल्म रिलीज करवाई और इन्हें पूरी फिल्म बनाई, तो और कितने बार बाद में जाके प्रसिद्ध हुई। ये सारी घटनाएं इसमें दी गई हैं, आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस पाठ को भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है, ठीक है। ये भाई क्या है, मूल तो विलास गीते है, जो इसके जो है रचना इनका जो है भाषा में रूपांतरण करने वाले होते हैं। इसका मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको लिखना, ठीक है। तो पहले तो ये क्या है, ये पथेर पांचाली जो आई थी ये क्या है बांग्ला में थी, लेकिन इसको विलास गीते ने भाई इसको दूसरी भाषा में, इसमें हिंदी में इसको बदला है। तो बाकी इसमें बस यही बातें हैं किसमें, तो ये मैंने आपको बताई दी है। अब आगे बढ़ते हैं, कल बाकी और भी देखिए प्रेमचंद और कृष्णा सोबती भी इसमें दिया गया है, इससे अगली वीडियो में है। जो लिखना था वह लिख गया, अब खुलासा बात यह है, एक बार 100 और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। तो इन्हें शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। जो लिखना था वह लिख गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार 100 और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए, शिव शंभू के चिट्ठी से लिया गया है। ये हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। बेटा बाल मुकुंद गुप्त का हमारे साहित्य में क्या योगदान है, और ये कहेंगे ये हमारे हरियाणा के हैं, हरियाणा के कवि लेखक जो भी हैं लेखक रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर देखा जाए तो हिंदी में उत्तर प्रदेश के और जो है बंगाल का काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन ये हमारे हरियाणा के हैं, तो ये विशेषकर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हरियाणा स्क्रीनिंग के लिए तो पर्सन इसे बन सकता है,
तो देखिए बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने थोड़ा लिखा लेकिन काफ़ी निडरता के साथ लिखा है, वो आप खुद देख ही लेंगे आगे पढ़ेंगे जब। 1865 को इनका जन्म गुड़ियानी जिला रोहतक हरियाणा में। देखिए बेटा एक बात का हम ध्यान रखिए, कई जगह इनका जन्म झज्जर भी दिया गया है और कई जगह इनका जन्म रेवाड़ी भी दिया गया है, लेकिन मैं आपका डाउट यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि जिला जो झज्जर जिला है आप सभी जानते हैं वो रोहतक से ही अलग हुआ है। तब इनका जन्म हुआ था तब रोहतक और झज्जर दोनों इकट्ठे थी, यानी जब झज्जर नहीं बना था तो जब रोहतक ही बना था। तो अगर अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब तो रोहतक ही लिखा हुआ है, ठीक है। और कई जगह इसका जन्म गुड़ियानी भी दिया गया है, तो अब जो एनसीईआरटी में दिया है वही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि रोहतक झज्जर तो उस समय एक ही थी। 1865 में इनका जन्म हुआ था, तो 1865 में हमारा झज्जर जिला नहीं बना था। और आप ये जानते हैं कि रोहतक से ही अलग होकर झज्जर जिला बनाया गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो है संपादन, ये इनके प्रमुख संपादन है, यानी इनकी पत्रिकाएं हैं अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। क्या है? अखबार चुनार है, हिंदुस्तान है, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। देखिए नाम इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो पत्रिकाएं हैं, इनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इन्हें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और इन्होंने किस तरह हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए व्यंग्यात्मक ये निबंध लिखे हैं और व्यंग्य की भावना से, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लेखनी चलाई है। तो देखिए मैं बेटा बार बार यही कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी जानकारी दूंगी। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें, उसको लिख लें। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो ध्यान से तन्मयता से सुने, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो मैं लिख कर नहीं बताती हूँ, मैं बोल कर बताती हूँ। एक एक जो है एक एक बात आपका एक एक प्रश्न बन सकता है, तो ध्यानपूर्वक सुने। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी जो है प्रमुख रचनाएं देखिए, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। ठीक है बेटा। अब बाल मुकुंद गुप्त की आपने रचनाएं देखी, इसमें है अखबार संपादन है अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। तो देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार ये पूछ लिया, यहाँ नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको बता दूं, अखबार चुनार और हिंदुस्तान अखबार ने इसके साथ अखबार चुनार के बाद इन्होंने एक और लिखा था कोहे नूर इनका एक और पत्र था, कोहे नूर। ठीक है। और क्या है? अखबार चुनार। ये दोनों ही उर्दू भाषा में प्रकाशित होते थे, दोनों की भाषा क्या थी? उर्दू। तो ध्यान दीजिए बेटा, अखबार चुनार और क्या है कोहे नूर, दोनों उर्दू में थे। ठीक है, उर्दू में, चाहे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद है हिंदी बंगवासी। जो हिंदी बंगवासी है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भाषा गढ़ने की टकसाल किसे कहा जाता है? तो बेटा भाषा गढ़ने की टकसाल हिंदी बंगवासी को कहा जाता है। एक आता है बेटा, एक ध्यान दीजिए, मैं ये कह रही हूँ ध्यान दीजिए, तो आपको विशेषकर सुनना है, कहीं आपका प्रश्न छूट नहीं जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, हिंदी बंगवासी आता है, एक आता है बंगदूत, एक आता है बंगदूत। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे जो है असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि बंगदूत ये उसका है या उसका। तो आज के बाद आपका ये असमंजस की स्थिति, आज के बाद आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बंगदूत बेटा लिखा है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, बंगदूत लिखा है राजा राम मोहन राय ने और हिंदी बंगवासी लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। तो देखिए मैं इसके लिए भी एक ट्रिक लेकर आई हूँ आपके लिए। बंगदूत यानी दूत किसके में होते थे? राजाओं के जो है शासन में दूत भेजते थे राजा, जैसे कोई सूचना देनी होती है तो राजा उस दूसरे राजा के पास दूत भेज देते भी, ये सूचना इधर उधर करने के लिए। उस समय जो है फ़ोन तो होते नहीं थे, तो दूत ही ले जाते थे संदेश। तो बंगदूत किसका होगा? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और हिंदी बंगवासी अगर मान लीजिए तो होगा, बंगवासी क्या है फिर? वैसे बंगवासी, वैसे बाल मुकुंद गुप्त, और भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया इसे। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। एक बात भारत मित्र पूछ लिया जाता है कई बार, भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो बेटा भारत मित्र भी उर्दू में ही लिखा गया था और ये होता था कलकत्ता से प्रकाशित। कहाँ से होता था भारत मित्र? कलकत्ता से। अखबार चुनार भी जो है उर्दू में, कोहिनूर भी उर्दू में, भारत मित्र भी उर्दू में, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं और फिर है भारत प्रताप। यहाँ नहीं लिया गया है कोहिनूर और भारत प्रताप को छोड़ दिया गया, तो आप अपनी कॉपी में ये बातें जो मैं बता रही हूँ इसको भी नोट करें। फिर आता है भारत प्रताप, भारत मित्र, भारत प्रताप एक और इनका पत्र होता था, उसको भी आप नोट कर लें। फिर आगे आता है शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू के चिट्ठे में हमें आगे पढ़ेंगे, देखिए फिर उसमें पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको। ये 1800 क्या है 18 शिव शंभू के चिट्ठे 1903 में और 1905 तक ये इनके क्या रहे, इसे क्या संपादक रहे थे, ठीक है। तो और एक आता है इनका 1905 में बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली। बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली थी 1905 में, जिसमें इनके 50 निबंध थे। 1905 में बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली भी थी बेटा। 1905 में बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली थी और उसमें क्या इनके 50 निबंध थे। अब देखने अभी इनकी मृत्यु देख लीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, और उनमें मृत्यु हुई थी 1907 में। तो एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए अब इनका जो जन्म हुआ था 1865 में, ग्राम गुड़ियानी था, जिला रोहतक, झज्जर कुछ भी आ सकता है। तो उस समय रोहतक था, अब बाद में झज्जर बना है, ठीक है, हरियाणा का है ये। आगे बढ़ते हैं अखबार चुनार, और अखबार चुनार के बाद एक और है कोहिनूर, वो आप ऐड कर सकते हैं कोहिनूर। दोनों क्या थे, अखबार चुनार और कोहिनूर दोनों उर्दू में जो प्रकाशित होते थे पत्र थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है हिंदुस्तान, फिर है बंगवासी। बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया है। और फिर है भारत मित्र। भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है। और इसके बाद है भारत प्रताप। फिर है भारत प्रताप, यहाँ नहीं दिया गया है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो आप लिख लें। भारत प्रताप ये भी उर्दू में प्रकाशित होता था। ध्यान दीजिए इनकी ज़्यादातर रचनाएं उर्दू में ही थी, पत्रिकाएं। फिर हम लिखेंगे 1905 में इनका एक बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली संग्रह है। ये निबंधावली मतलब निबंधों का संग्रह, यानी बहुत सारे निबंध इकट्ठे कर दिए गए तो उसे निबंधों का संग्रह बोलते हैं। एक होता है कहानी संग्रह, एक होता है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह का मतलब बहुत सारे निबंध इकट्ठे कर दें हम, और कहानी संग्रह का मतलब होता है बहुत सारी कहानियाँ, एक से ज़्यादा कहानियाँ हम उसमें इकट्ठी कर दें, उसे कहानी संग्रह बोलते हैं, ठीक है। और शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। और देखिए 1905 से और 1903 तक, 1905 और 1903 शिव शंभू के चिट्ठे ने लिखे हैं 1905 से 1903 तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 18 सितंबर यानी दिया गया है 18 सितंबर 1907 में इनकी क्या है मृत्यु हो गई। 18 सितंबर, ये अपनी डेट भी इसको याद रख लेना, अगर रख सकते हो, नहीं तो 1907 भी काफ़ी होगा, नहीं दी है तो इतना भी दे सकते हैं। अब आगे देखिए एक प्रश्न और बनता है बेटा, बहुत जरूरी, ये इस लाइन में लिखा है। देखिए भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? भारतेंदु और बहुत ज़्यादा प्रीवियस परीक्षा में जो गत हमारी परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत बार पूछा गया है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी किसे माना गया है? तो बाल मुकुंद गुप्त को माना गया है, ठीक है। अब कई बच्चों को ये परेशानी हो जाती है किस किस का याद करें, कहीं आदिकाल भक्तिकाल के बीच में मानना है, कहीं भारतेंदु द्विवेदी। देखिए तो इसके लिए भी बेटा मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। भारतेंदु को आप इसमें तय आया है, ठीक है, और द्विवेदी में दया आया है, तो आपकी यादगार के लिए बता रही हूँ आपको। अगर आप ऐसा याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए बता रही हूँ जिन बच्चों को याद नहीं होता है।
भारतेंदु को हम पढ़ेंगे ताऊ, तैसे तेंदु और तैसे ताऊ, और दे से द्विवेदी पढ़ेंगे दे से दादा। तो दादा और ताऊ को कौन मिलाता है? बच्चे मिलाते हैं, तो बाल यानी बच्चे में तो बाल मुकुंद गुप्त। दादा और ताऊ को कौन मिलाता है? बच्चे मिलाते हैं, यानी बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद, बाल मिलाते हैं यानी बच्चे मिलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको याद हुआ होगा। फिर है बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार रहे हैं। ये तो आपने पढ़ा, हमने कितनी इनकी रचनाएं पत्रिकाएं पढ़ी हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए, अखबार चुनार है, कोहिनूर है, हिंदुस्तान है, हिंदी बंगवासी है, भारत मित्र है, भारत प्रताप है। तो इन्होंने बहुत सारी जो है पत्रिकाएं छपवाई हैं। पत्रकार तो थे ही। देख बेटा, एक फिर ये लाइन ये हमारी काम की है। यहाँ देखिए, अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर महावीर और प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त को लंबी बहस हुई थी। अब एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और क्या है बाल मुकुंद गुप्त के बीच में किस शब्द को लेकर, किस शब्द की शुद्धता पर बहस हुई थी? तो आप कहेंगे अनिश्चितता पर। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में, अनिश्चितता शब्द को लेकर किन किन विद्वानों, किन किन लेखकों के बीच में बहस हुई? तो आप कहेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच में जो है अनिश्चितता शब्द को लेकर बहस हुई थी। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये द्विवेदी युग के क्या थे? ये जो है संस्थापक थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के संस्थापक थे। और 1903 में इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब आगे चढ़ते हैं, विदाई संभाषण की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति। देखिए, जो विदाई संभाषण है, जो मैंने अभी बताया था कि इन्होंने व्यंग्य पर लिखा था, अंग्रेजों पर कटाक्ष किए थे, और इन्होंने विदाई संभाषण से लिया। शिशुम्भ के जो विदाई संभाषण लिखा है, जो NCERT की बुक हमारी 11 है, उसमें लिया है आरो भागवन में विदाई संभाषण। और ये विदाई संभाषण इन्होंने लिया है शिवशंभु के चिट्ठे से, शिवशंभु के चिट्ठे से इन्होंने लिया है। ठीक है बेटा, शिवशंभु के चिट्ठे से लिया है। जो शिवशंभु के चिट्ठे लिखे थे इन्हें 1899 में। ठीक है, शिवशंभु के चिट्ठे लिखे थे इन्होंने 1899 में। और फिर हम कहेंगे कि उन्होंने शिवशंभु के चिट्ठे विदाई की संभाषण इन्होंने लिया था इसमें शिवशंभु के चिट्ठे से। और इन्होंने ये लिखा था कि जैसे किस प्रकार जो है लॉर्ड कर्जन हमारे देश को, भारत को छोड़कर जाता है, तो किस प्रकार से उनमें क्या है उन्होंने शासन किया था। देखिए, जो हमारे ये वायसराय थे, जो अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने 18 चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1899 से लेकर 1904 और फिर 1904 से लेकर 1905 तक ये भारत के क्या रहे, वायसराय रहे। ठीक है, लेकिन जब ये जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इतनी क्रूरता हमारे देश पर की थी, इतनी क्रूरता की थी कि देखिए, जो हमारे ये बेटा एक बात बता रही हूँ, ये प्रश्न भी आप लिख लीजिए, विशेष रूप से याद कर लीजिए। जो अभिव्यक्ति माध्यम और जनसंचार की बुक में ये दिया गया है कि संविधान का चौथा स्तंभ किसे माना गया है? तो बेटा, संविधान का चौथा स्तंभ ध्यान रखिए, पत्रकारिता को माना गया है। ठीक है, यानी ये जो पत्रकारिता है, जो हमारा संपादन करते हैं, तो उसको माना गया संविधान का चौथा स्तंभ। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, उसको भी जो है नियमों में बांध दिया था, उसको भी बंधन में बांध दिया था। और वहाँ पे जो है जो उच्च पद पर अंग्रेज शासन करते थे, इन्होंने इतना क्रूर अत्याचार किया था कि जो हिंदी के, जो हमारे भारत के, हिंदुस्तान के जो भारत के थे लेखक, वो भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते थे। जो इसके काफ़ी उदाहरण हैं, जो काफ़ी पुस्तकें जो जब्त कर दी गई थी। तो इसलिए इन्होंने उनकी क्रूरता पर लिखा था ये शिवशंभु के चिट्ठे और विदाई संभाषण। ये जा रहे थे जब हमारे देश को छोड़कर, और किस प्रकार ये आप खुद पढ़ोगे तो आपको ये अच्छा और भी लगेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ कि इन्होंने लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखा था। तो ये भारत को जो है त्याग पत्र देकर जा रहे थे, वायसराय थे, भारत के 2 बार वायसराय रहे हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर बेटा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह हमारी आरो भाग 1 और 2 की सीरीज चलती रहेगी। आप इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।
अगर आप जिन गृहिणियों के पास समय नहीं है बैठकर याद करने का तो वीडियो को 2-3 बार सुने, आपको अच्छी प्रकार से याद रह जाएगा। और मैंने कोशिश की है अपनी ओर से ज़्यादा देने की, क्योंकि इसमें तो गिनी चुनी ही कुछ बातें दी गई हैं एनसीईआरटी में। इसके इर्द गिर्द जितनी नॉलेज है वो मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज देने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी किसी पर्सन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए इसी तरह से हमारी सीरीज चलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।